डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस तरह से सियासत हरियाणा में तेज है, क्या इसी तरह की सियासत होती है? वहाँ जो राजनीति होती है वो मुद्दों की राजनीति होती है। उनके लिए आश्वासन बना के रखने पड़ते हैं और फिर आश्वासनों को पूरा करने के लिए आपको अपनी प्लानिंग भी बतानी पड़ती है। अगर हम वो चीज नहीं कर पाते तो वहाँ पर लोगों को रोष बनना शुरू हो जाता है। बदलियों के लिए फोन करना पड़ता है, ट्रांसफर के लिए फोन करना पड़ता है। इस तरह की राजनीति पूरे भारत में। तो ये मायने नहीं रखता कि यहाँ कोई विनिंग कैंडिडेट है या लूजिंग कैंडिडेट है या ओपोजिशन का कैंडिडेट, निष्पक्ष काम होता है। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, विदेश एक ऐसा सपना जो हरियाणा और पंजाब का शायद हर युवा इस समय देखता है। विदेश जाने के लिए हर वो तरकीब लड़ाई जाती है जिसे सोचकर कई बार सुहाने सपने आंखों के सामने तैरने लगते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि ये भारत के लोगों के साथ क्या हो रहा है, भारत के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से विदेश जाने के लिए हथकंडे मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा वो अपनाए जाते हैं, वो बेहद खतरनाक भी होते हैं। लेकिन एक सपना युवाओं के मन में हमेशा ये बना रहता है कि एक बेहतर लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जो है विदेश में जाकर ही गुजारी जा सकती है। युवा क्यों ऐसे सपने देखते हैं? क्यों अपने देश से ड्रेन हो रहा है एक अच्छा ब्रेन? इस पे चर्चा करनी बेहद ज़रूरी है। और क्या युवा अगर पढ़ा लिखा है, बेहतर सोच रखता है, तो उसे भारत में रहकर बेहतर काम करने के अवसर नहीं मिलने चाहिए? इस पे चर्चा होनी बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ राजनीति जो हर नीति को बनाने वाले लोगों का चयन करती है, उस पर चर्चा होनी बेहद ज़रूरी है कि युवाओं को, हेल्थ को, रोज़गार को जो लोग एड्रेस करने के लिए चुने जाते हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि वो अपने ब्रेन को ड्रेन होने से रोकें? इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन किसी समय कहा जाता था, उसके एक हिस्से में काउंसलर हैं और हरियाणा के युवा हैं और लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। आपने बहुत बार इनको टेलीविज़न में, बहुत बार अखबारों में देखा होगा। सोशल मीडिया की हम कहें हरियाणा में एक धड़कन भी है। रोहित अहलावत साहब हमारे साथ हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रदीप जी। आप काउंसलर हैं जी। पहले तो ये बताइए कि यूके में आप क्या काउंसलर, अगर हम शब्द यूज़ करें तो इसके क्या क्या मायने निकाले जाते हैं और किस तरह से काउंसलर वहाँ पे होते हैं, और ये यहाँ तक पहुँचने का आपका सफ़र है जो उस पर हम चर्चा करेंगे साथ में। जी प्रदीप, देखिए जो काउंसलर होता है, जैसे वहाँ पर जो राजनीति की पहली सीढ़ी अगर मैं बोलूँ तो वो टाउन काउंसलर होता है। टाउन काउंसलर होता है। उसके बाद जो दूसरी सीढ़ी होती है वो बोरो काउंसलर होती है। आप बोरो काउंसलर हैं? मैं टाउन काउंसलर भी हूँ और बोरो काउंसलर भी हूँ। आप बोरो काउंसलर भी हैं। और इंग्लैंड में आप दोनों पद पर एक साथ काम कर सकते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि जब मैंने पिछले साल टाउन काउंसलर का चुनाव जीता था और इस साल मैंने बोरो काउंसलर का चुनाव जीता है, तो मुझे टाउन काउंसलर का इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों पदों पर, दोनों ऑफिसों पे एक साथ रह के काम कर सकता हूँ। और बोरो काउंसिल के बाद सीधा एमपी का चुनाव होता है। एमपी का चुनाव होता है। और निश्चित तौर पे जो है लोग जब अब वहाँ पे जब अपने काउंसलर का चुनाव करते हैं तो मुद्दे वही सब होते हैं जो इंडिया में होते हैं, भारत में होते हैं। अच्छी पढ़ाई लिखाई, सड़कें, लाइटें, पार्कों की साफ सफाई, यही सब मुद्दे होते हैं या इसके हटके भी कुछ होते हैं? देखिए, हर एक, जैसे आपने भारत की बात की या इंग्लैंड की बात की, जो भी एक लोकेलिटी होती है उसके अपने खुद के मुद्दे होते हैं जी। तो लेकिन अब जैसा कि इंग्लैंड एक डेवलप्ड कंट्री है तो बिजली, पानी, शिक्षा की तो समस्या वहाँ नहीं है। क्योंकि बिजली वहाँ बहुत पहले आ चुकी है। तो जो बिजली की समस्या हरियाणा में है, पानी की समस्या हरियाणा या भारत में, ऐसी कोई समस्या, सड़कों की, हेल्थ की, एजुकेशन की, वो ऐसी बेसिक कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर
वहाँ की कुछ और समस्याएं होती हैं, जैसे कि लोकल पार्क की कोई समस्या या नई डेवलपमेंट की कोई समस्या है। नई डेवलपमेंट, नई डेवलपमेंट की, मान लो कि एक ग्रीन एरिया है और सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है कि भाई यहाँ पे हम कुछ नए घर लेके आए या नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लेके आए, वो सारी समस्याएं लोकल्स की होती है। तो उसका मेन जो डिसीजन होता है वो काउंसिल लेती है। और फिर छोटी मोटी तो देखो, किसी की लाइट है, ये तो छोटी मोटी समस्याएं जो पब्लिक की समस्याएं वो तो हर जगह होती ही होती है। और चुनाव प्रचार का तरीका आगे बात करेंगे और सारे मुद्दों पे, लेकिन क्योंकि अब हरियाणा में भी चुनाव का माहौल है। 2 महीने पहले, 4 महीने पहले आपने देखा लोकसभा चुनाव हुए, और उसके बाद से जिस तरह से माहौल बना, और अब विधानसभा चुनाव को लेके जिस तरह से सियासत हरियाणा में तेज है, क्या इसी तरह की सियासत होती है? नहीं, वहाँ ऐसी सियासत नहीं होती, क्योंकि हरियाणा और इंडिया की सियासत एक दंगल है, सियासती दंगल है। हाँ, दंगल है। यहाँ पछाड़ने का काम होता है, यहाँ पर निजी कमेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और मतलब यहाँ की राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। वहाँ जो राजनीति होती है वो मुद्दों की राजनीति होती है, और जो इलेक्शन सिस्टम है वो फेयर होता है। अब आपने बात की प्रचार और प्रसार की कि वहाँ कैसा होता है। देखिए, वहाँ ऐसा प्रचार नहीं होता जैसा हिंदुस्तान में होता है कि आपने पूरी स्ट्रीट पे ही अपने पोस्टर लगा रखे हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरा, ऐसा नहीं होता कि आप लाउड स्पीकर का दिन भर इस्तेमाल करते रहते हैं, वो भी नहीं होता। तीसरा क्या होता है कि वहाँ पर ऐसी कोई आचार संहिता भी नहीं होती कि आप 2 दिन पहले अपना चुनाव प्रचार बंद कर दो। वोटिंग चलती रहती है, आप प्रचार करते रहते हो, और शाम के 10 बजे तक अगर वोटिंग होती है तो आप 9:59 तक अपना प्रचार कर सकते हो, क्योंकि वो साइलेंट प्रचार होता है, डोर टू डोर का प्रचार होता है। डोर टू डोर का, जी जी जी, घर घर जाके बताना पड़ता है कि मैं कैंडिडेट हूँ आपके यहाँ से, और मैं आपके लिए ये मेरे पास प्लानिंग है, और मैं ये काम आपके लिए करना चाहता हूँ। लोग कन्विंस होते हैं उससे कन्विंस होते। दूसरा क्या होता है कि जैसे अगर हमने कोई मैनिफेस्टो बनाया है तो उसमें पब्लिक हमसे सवाल करती है कि मान लो भाई हमने ये बोला कि हम आपके शहर में ये नई चीज़ करेंगे, तो वो हमसे पूछते हैं कि तुम कैसे करोगे। अगर हम उसका सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पाएंगे तो वे सोचते हैं कि ये तो जुमला है, तो वहाँ जुमले की राजनीति नहीं होती है। मतलब लोग पूछ सकते हैं कि आपके पास आपने जो ये बताया है इसका रोड मैप क्या है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो जवाबदेही होती है। वो रोड मैप पूछ लेते हैं बिल्कुल, फिर इसका मतलब आपको डबल तैयारी करनी पड़ती है। एक तो आपको उनके लिए आश्वासन बना के रखने पड़ते हैं, और फिर आश्वासनों को पूरा करने के लिए आपको अपनी प्लानिंग भी बतानी पड़ती है। बिल्कुल बदलनी पड़ती है। देखिए, अगर मतलब जब हमने मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया और हम सत्ता में आ गए, अगर हम वो चीज़ नहीं कर पाते तो वहाँ पर लोगों को रोष बनना शुरू हो जाता है। वो इस हद तक मजबूर कर देते कि तुमने जो बोला था तुम वो नहीं कर रहे, तो तुम अपनी सीट छोड़ दो। अच्छा जी, राइट टू रिकॉल टाइप का नहीं, राइट टू लॉ तो नहीं है, लेकिन वो एक, अगर मैं आपको बोलूँ तो अब अंदरूनी वो हो जाता है कि भाई आप ये नहीं कर रहे तो तुम इसके लायक ही नहीं हो। तो एक इंसानियत अगर हम बोले, या एक नैतिकता की बात करें, तो भैया अगर मैंने कोई वादा किया मैं पूरा नहीं करता तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस पद को छोड़ दूं। अच्छा, ब्रिटेन की राजनीति में अनसर्टेनिटी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, इसका मतलब लोग जागरूक तो बहुत है अपने अधिकारों को लेकर। देखिए प्रदीप जी, अगर आप बात करें डेमोक्रेसी की, जागरूकता की, तो हिंदुस्तान में जो चुनाव प्रणाली थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही यहाँ लेकर आई। जी जी जी, जो पार्लियामेंट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इधर बनाया था, और हमारी एक पुरानी असेंबली होती थी लाहौर, वो भी उन्हीं की देन है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि डेमोक्रेसी वहाँ कितने अरसों पहले आई थी भारत के मुकाबले। दूसरा क्या है कि वहाँ पर बाहुबली या मनी का गेम नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके ऊपर 50 मुकदमे दर्ज है तो आपका टिकट पाने का, इलेक्शन जीतने का ओहदा ऊपर हो जाता है कि और जब तक 2 साल से ऊपर की सजा ना हो तब तक तो आप इलेक्शन लड़ते भी रहिए, जीतते भी रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ अगर किसी का अगर कोई चालान कटा हो या ओवर स्पीडिंग होगी हो, वो भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कि भाई ये एक जनप्रतिनिधि है, जब ये ऐसी मिस्टेक करता है, ऐसी गलतियां करता है, ये कानून का पालन नहीं कर सकता, तो ये हमारा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है। मतलब साफ छवि होना अनिवार्य, बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य शर्त है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चीजें तो बड़ी फेयर होती है, इसका मतलब देखो फेयर होती है, इसलिए वो कंट्री डेवलप्ड है, वहाँ करप्शन नहीं है। तो यही मेन आज की डेट में हिंदुस्तान और वेस्टर्न कंट्रीज का डिफरेंस यही है। जब वहाँ
कुछ लोग मेरे से बातें करते हैं, जैसे उनको पता है कि मैं इंडियन ओरिजिन से हूँ, मूल रूप से भारतीय हूँ, तो जब मैं वहाँ के लोकल गोरों से मिलता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि भाई इंडिया और यूके में क्या डिफरेंस है। तो मैं यही बताता हूँ कि जैसे जो इंडिया में मेन करप्शन का जो एक मुद्दा होता है, दूसरा क्या होता है, पॉलिटिक्स नीट एंड टाइडी नहीं है। हम आए दिन देखते हैं कि भाई किसी ना मंत्री पर, किसी विधायक पर या गांव के सरपंच तक भी बहुत सारे आरोप होते हैं, बहुत सारे मुकदमे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें जनता की भी भागीदारी मानता हूँ, क्योंकि जनता उनको अपना प्रतिनिधि चुनती है। वहाँ क्या होता है कि भैया आपका सारा एक तरह से ये ना आपका पूरा आपको आईने में खड़ा कर देते हैं कि इस बंदे का पीछे तक का क्या रिकॉर्ड है। अब एक बात तो ये होगी, दूसरा हिंदुस्तान की राजनीति में क्या होता है, जैसे कि यहाँ कोटा सिस्टम है, महिलाएं राजनीति में आती हैं, कई बार बोलते हैं कि ये रिजर्व सीट सरपंची की या नगर पार्षद की, जिला पार्षद की महिला को आती है, लेकिन ये बात आपको भी बड़े अच्छे से पता है कि वो महिला सिर्फ नाम की होती है, उनके घर वाले पति और दूसरे जो प्रमुख लोग हैं वो प्रमुख लोग ही करते हैं। तो जब तक आप ये बताइए, अगर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है और उनके नाम का पर्चा भर कर, तो सत्ता को कौन चला रहा है, कोई और ही चला रहा है ना, जिसमें काबिलियत नहीं है। तो ऐसा वहां नहीं होता, वहां ऐसी कोई रिजर्व सीट नहीं होती, किसी भी तरह की कोई रिजर्वेशन नहीं है पॉलिटिक्स के नाम की। भाई जिसका जहां से दिल करे वो चुनाव लड़ सकता है। बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछने लायक है, जिस तरह से आप जैसे बोरो काउंसलर हैं, बोरो काउंसलर का मतलब ये हो गया हरियाणा में एक किस्म से एमएलए या एमएलसी जो दूसरे स्टेट्स में होते हैं, वह लगभग उसके बराबर का ही है आपके, उसके ऊपर फिर सांसद का चुनाव होता है। हरियाणा में या इंडियन पॉलिटिक्स में हम कहें कि एक विधायक हो जाना एक हल्के से, क्योंकि यहाँ तो हल्के भी बड़े ही होते हैं, यहाँ तो आप ये मान के चलिए कि हरियाणा की अगर हम बात करें, कोई एक दो हल्का जो है वो ज़्यादा वोट का, वरना 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच में लगभग हल्के आते हैं वोटों की अगर हम संख्या की बात करें। उसके बाद जब जनप्रतिनिधि चुन लिया जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, और अगर सत्ताधारी दल से अगर वो ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो मंत्री है या नहीं है, उसके बाद क्या होता है कि फिर वो उसके फ़ोन थानों में जाने शुरू हो जाते हैं, उसके फ़ोन जो है एसडीओ के पास जाने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग महकमों के, चाहे वो बिजली, कहीं पे खंबे लगवाने हैं, कहीं पे तार लगवाने हैं, थानों में फ़ोन जाते हैं, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना है, किसी का मुकदमा हटवाना है, तो लोग पहुंचते हैं एमएलए के पास और एमएलए को फ़ोन करना पड़ता है, यहाँ तक बदलियों के लिए फ़ोन करना पड़ता है, ट्रांसफ़र के लिए फ़ोन करना पड़ता है। इस तरह की राजनीति पूरे भारत में विधायक स्तर पे देखने को मिलती है, और अगर कोई विधायक भी नहीं होता तो अगर वो सक्रिय राजनीति में और उसका दल किसी नेता का सत्ता में है तो फिर वो ये काम करने लग जाता है। आपको क्या लगता है इस तरह का वहाँ भी कुछ होता है? नहीं, वहाँ बिल्कुल नहीं होता। और जैसे मैं यहाँ बहादुरगढ़ से हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि आए दिन जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तो कहते हैं कि भाई ये फलाना पार्षद विपक्ष का है तो उसके वार्ड में कोई काम नहीं होता, और जो अगर पक्ष का है तो उसके वार्ड में काम होता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ अगर पूरे शहर का एक बजट आया है, पूरे शहर की कोई प्लानिंग आई है, तो ये मायने नहीं रखता कि यहाँ कोई विनिंग कैंडिडेट है या लूजिंग कैंडिडेट है या ओपोजिशन का कैंडिडेट है, निष्पक्ष काम होता है। रही बात फोन की, या अपने चलाने की, देखिए वहाँ ये फोन कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। जो बंदे मान लो पुलिस है, और मजे की बात आपको और बताता हूँ, आप मेरे एक बात याद आई, वहाँ पुलिस कमिश्नर का भी चुनाव होता है। लोकल रेजिडेंट्स जो है तो वो पुलिस कमिश्नर का भी चुनाव करते हैं कि भाई ये कैसी पॉलिसीज बनाता है। तो जब वो पुलिस कमिश्नर का चुनाव होता है तो उसके समय ये देखते हैं कि पिछले इसके टर्म पीरियड में, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात दर्शकों अलाउद साहब कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर का, ये हमने अब तक सुना नहीं था, क्योंकि इंडिया में भी जो पुलिसिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा अंग्रेजों की देन हम कह सकते हैं। अगर पुलिस कमिश्नर का चुनाव होता है तो सवाल ये है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर के ही किसी अधिकारी को लेके होता है, 4-5 अधिकारी, या कोई आम नागरिक भी अपना प्रतिनिधि बन के फॉर्म फिलअप कर सकता है, और उसके लिए आपकी पुलिस बैकग्राउंड होनी कोई जरूरी नहीं है। अच्छा जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो अभी जैसे तो मान लो कोई सीटिंग पुलिस कमिश्नर है तो उसके 4 या 5 साल का जो टर्म पीरियड है वो चेक किया जाता है कि इसके जब तक ये सिस्टम में था तो कितना क्राइम रेट बढ़ा है, कितना कम हुआ है, मान लो चोरी कितनी हुई है, नाइफ स्टैबिंग कितनी हुई है, या फिर
चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग जैसे कितने मुद्दे हुए, तो पूरा ये चेक करते हैं कि इसकी पॉलिसीज कितनी लोकल कम्युनिटी के लिए फायदे में रहती है, कितना क्राइम रेट कम हुआ है। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि फिर वहाँ फोन आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर पुलिस कमिश्नर भी जिम्मेदार है हर चीज के लिए, उसको ये पता है अगर मैं कुछ अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाऊंगा तो अगली बारी मुझे लोग चुनने का मौका नहीं देंगे। ये महत्वपूर्ण बात कही आपने। देखिए ये अगर अधिकारियों को भी इस तरह, देखिए क्या होता है इंडिया में, एक बार अधिकारी लग गया तो वो जब जवानी में लगता है तो उसकी रिटायरमेंट तक उसकी, हालांकि पॉलिटिशियंस को तो हर 5 साल बाद लोगों के बीच में जाके एक इम्तिहान देना होता है, लेकिन इनको इम्तिहान देने की जरूरत नहीं पड़ती और ये आमतौर पे कहा भी जाता है। लेकिन अगर एक सिस्टम ऐसा है तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी हम बोलते हैं जिसको, वो तो होती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। दूसरा क्या है कि वहाँ जब कोई रूलिंग पार्टी है जो काउंसिल को चला रही है, उस एरिया को चला रही है, तो वो ये नहीं देखते बिल्कुल भी कि हमें कहाँ से कितना परसेंटेज वोट मिला, कहाँ से कम मिला। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ अगर कोई ओपोजिशन का विधायक होता है तो वहीं पे रोड टूटा हुआ रोड शुरू हो जाता है और उस पूरे हल्के के रोडों की कंडीशन मतलब दुर्दशा इतनी भयानक होती है कि मतलब आप सोचते पे मजबूर हो जाते हो कि आगे से इस रास्ते पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे घर के सामने वहाँ कोई छोटी सी एक समस्या थी और मैं टाउन काउंसलर भी हूँ, बोरो काउंसलर भी हूँ, तो मैंने भी वही सिस्टम फॉलो किया जो एक लोकल रेजिडेंट का था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ का काउंसलर और मैंने फोन किया और अगले दिन 4 बंदे आके उसको, तो जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन देने का या मेल करने का, जी 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 सब ऑनलाइन होता है। मान लो एक आपको अगर बिल्कुल छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, आप ये बोल दो कि भाई ये हमारे घर के सामने एक छोटा सा गड्ढा है, बिल्कुल छोटा सा गड्ढा है, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हाईवेज करके डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट है, आप उस पर फोटो डाल दो और लोकेशन डाल दो, वो जो उनका टाइम पीरियड होता है वो आएंगे, उसको चेक करके जाएंगे और उसको भर के जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने फोन कर दिया कि भाई इसको कल ही कर दो, वो बाहुबलीपना मैं वहां नहीं दिखा सकता। देखिए दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो रोहित जी ने कही है कि बाहुबलीपना आप नहीं दिखा सकते वहां पे रहते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये पूरा इलेक्शन सिस्टम हम लोग अपनाए हुए हैं इस समय, जो डेमोक्रेसी इंडिया में चल रही है, वो एक सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया है वो उसी देश से किया गया है जहां अभी भी पारदर्शिता बनी हुई है। अभी भी जो है बड़े से बड़ा नेता भी खुद शिकायत करता है और उसके बाद उस शिकायत पे कार्रवाई होती है। अब कार्रवाई की हम बात करते हैं, 2 सवाल मेरे मन में है। जी, एक तो रोहित जी, जब आप बोरो काउंसलर बने और वहाँ की जो असेंबली होती होगी या जो भी काउंसिल चैम्बर होता है, जब आपने वहाँ गए, आपने सिस्टम को समझने की कोशिश करी, कुछ समानताएं भी लगी होंगी इंडियन डेमोक्रेसी में, जिस तरह से पंचायती राज से लेके और संसद तक के जो चुनाव होते हैं और उसमें जो व्यवस्थाएं होती है, और वहाँ के सिस्टम में कुछ समानताएं भी लगी होंगी। दूसरा, जो परसेंटेज वाली बात हम कर रहे थे, तो इंडिया में तो अगर कोई विकास का काम होता है तो आरोप, कर्नाटका का चुनाव तो बीजेपी सिर्फ इसलिए हार गई थी कि उसके मुख्यमंत्री पे कमीशन का 40% कमीशन का आरोप लगा था। तो लगते रहते, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नेताओं पे विकास कार्यों में कमीशन खाने के आरोप लगते और वो पब्लिक के मन में एक बार बस जाते हैं तो फिर उनकी तौबा भी बुलवाई जाती है। तो 2 सवाल है, एक तो समानता क्या है और क्या इस तरह का भ्रष्टाचार भी वहाँ देखने को मिलता है। देखिए, जो आपका पहला सवाल था कि डेमोक्रेसी की समानताएं क्या है, तो मैं आप जैसे पत्रकार साथियों को काफ़ी फॉलो करता हूँ इंग्लैंड में रहते हुए भी। तो जैसे अपना यहाँ हरियाणा असेंबली का सेशन चलता है, तो जैसे यहाँ पे एक व्हीप सिस्टम है, वो वहाँ पे भी है। जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि भैया आपने पहले क्वेश्चन पुट करना है, तो जो लिखित में हम क्वेश्चन वहाँ जमा कराते हैं, जो भी अपना सवाल रखते हैं, फिर उसका एक सप्लीमेंट भी होता है। हाँ। जब मैंने यहाँ पे लाइव डिबेट हरियाणा असेंबली के देखे, तो वो सेम सिस्टम वहाँ पे भी होता है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो आप सप्लीमेंट्री लगा सकते हो। जी 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 जी, तो वो सेम सिस्टम है, क्योंकि वो इन्हीं की यहाँ देन है। दूसरा, जैसे टाइम फ्रेम है, वो बिल्कुल सेम यहाँ का भी है और वहाँ का भी है। तो सिस्टम की बात करें तो दोनों जगह सेम है डेमोक्रेसी का सिस्टम, क्योंकि वो उन्होंने यहाँ दिया है, लेकिन पालन सेम नहीं है। पालन यहाँ का अगर मैं जब भी देखता हूँ, चाहे वो लोकसभा हो चाहे हरियाणा विधानसभा हो,
मतलब हंगामा इतना हो जाता है कि भाई वो 2 घंटे के लिए निलंबित कर दिया, भाई सेशन चल ही नहीं पाता है। हाँ? तो वो जो एक अनसोशल बिहेवियर जो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना लोकतंत्र का मंदिर में होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता। सभ्यता से बात होती है, सभ्यता से सवाल और जवाब होते हैं, तू तड़ाक नहीं होता, बदतमीजी नहीं होती। एक सेंसिबल तरीके में विपक्ष अपना पक्ष रखता है और पक्ष अपनी जो पक्ष वो रखता है। एक और बड़ा सवाल देखिए, मैं युवाओं की बात पे भी आऊँगा, ब्रेन ड्रेन पे भी आऊँगा, और आपका किस तरह से वहाँ जाना हुआ और इंडियन पॉलिटिक्स को लेके आप क्या सोचते हैं, इन सब सवालों पे हम बात करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि असेंबली जब हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, कहीं भी किसी भी स्टेट में या लोकसभा में जब हम देखते हैं तो एक चीज़ देखने को मिलती है कि अध्यक्ष जो है वो सत्ता पक्ष का होता है, और एक बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद तो ये माना जाता है कि वो किसी भी पक्ष का नहीं है और वो सदन की कार्रवाई को बड़े फेयर तरीके से चलाएगा। लेकिन बहुत बार असेंबलीज में, विधानसभाओं में हमने देखा है कि कई बार ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जो सीधे तौर पे पता चलता है कि ये सत्ता पक्ष के सॉफ्ट कॉर्नर, हाँ सॉफ्ट कॉर्नर अपनी पार्टी के प्रति जो होता है। लेकिन हम ब्रिटेन की या यूके की बात करें तो हमने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि जिस पार्टी का जो है स्पीकर मौजूद है वो अपनी ही पार्टी के एमपीज को लताड़ भी देता है, बड़ी खरी खोटी सुना भी देता है। अगर कुछ ऐसा अनैतिक कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया है या कुछ ऐसा बोल दिया तो वो उसको बर्दाश्त भी नहीं करता। जैसे कि हमारे वहाँ क्या होता है, अब 4 साल का जो टर्म पीरियड होता है काउंसिल का ना, हर 1 साल के बाद जो मेयर बनता है वही स्पीकर होता है। अच्छा, जो मेयर होगा वही स्पीकर होगा, वही उसकी अध्यक्षता में काम होता है, वो हर साल के बाद बदला जाता है। तो एक तो ये नहीं कि वो 4 साल तक उसका पीरियड सेम रहेगा, तो उसको हर साल बदला जाता है। रही बात सॉफ्ट कॉर्नर की, देखिए ऐसा नहीं है, वहाँ सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए भी कुछ नहीं है, सिस्टम है। सिस्टम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, आप किसी पक्ष के हो विपक्ष के हो, ऐसा सिस्टम नहीं होता। दूसरी बात क्या होती है, जो भी वहां सेशन चलता है पूरा लाइव चलता है, छेड़छाड़ का नहीं चलता। अगर वो बंदा जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है, मेयर है, अगर उसने ऐसा कुछ भी कर दिया ना तो वहां की लोकल पब्लिक उसको मजबूर कर देती है कि तू इस्तीफा दे दे। अच्छा, उसको मजबूर होना पड़ता है कि भाई तू रिजाइन कर। मतलब उस तरह का वीआईपी कल्चर नहीं है जैसे नहीं, इंडिया में। बिल्कुल भी वीआईपी कल्चर के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए वीआईपी कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अब इंडिया में अगर आप देखो तो चाहे वो सरपंच से लेके शुरुआत हो जाती है कि सरपंच भी चलता है तो गाड़ी पे आगे लग के चलता है सरपंच, जो उसकी कार का नंबर होता है, नंबर प्लेट पे नंबर ना होके सरपंच लिखा होता है। तो आप सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक का यहाँ पे तो काफिला चलता है। काफिला चलता है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे एमपी भी अपनी एक गाड़ी में खुद चला के पार्लियामेंट जाता है। अच्छा, खुद सिर्फ जो ड्राइवर की फैसिलिटी भी होती है वो प्रधानमंत्री को होती है, जो सिक्योरिटी होती है वो भी प्रधानमंत्री या राजशाही परिवार की होती है। लोकल एमपीज की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। उनको एक आप उनको पर्सनल असिस्टेंट बोल सकते हो, एक स्टाफ उनको मिलता है, एक ऑफिस उनको मिलता है। तो वहाँ ये वीआईपी कल्चर नहीं है जो यहाँ पहले, अब तो शायद हिंदुस्तान में भी नहीं है, जो बत्ती वाला कल्चर होता था, जो सायरन वाला होता था, वो कल्चर वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बत्ती और सायरन की चीज़ें हैं वो सिर्फ 3 चीज़ों पे वहाँ अलाउड है। एक पहला पुलिस, दूसरा एम्बुलेंस और तीसरा फायर ब्रिगेड। और लोगों की इतनी सोच डेवलप, मतलब एसेंशियल सर्विसेज के अलावा आपको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये तो कहीं लाल बत्ती है, किसी को इमरजेंसी है तो उसको निकालने के लिए इस तरह से। और वहाँ लोगों को इस तरीके से समझाया जाता है, और जो ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाते हैं, अगर तुम्हें कहीं से भी सायरन की आवाज़ सुनाई देगी तो सीधा आपने लेफ्ट में पुल ओवर कर लेना, लेफ्ट साइड में आपने रोक देना। अब हमारे यहाँ तो क्या होता है कि अगर आप ये सोचो कि गाड़ी चला रहा हो एम्बुलेंस, तो हमारे यहाँ एक मेंटेलिटी होती कोई वीआईपी जा रहा होगा, तो वो तो वीआईपी कल्चर है नहीं। तो लोगों को पता होता है कि भाई सायरन बज रहा है तो कोई इनिशियल इमरजेंसी सर्विसेज की कार, गाड़ी, व्हीकल जा रहा होगा। तो ये आपका जो वीआईपी कल्चर आज की डेट में हिंदुस्तान में आम पब्लिक के लिए बाधा बन चुका है।
कोई वीआईपी आ रहा तो रोड क्लीन करा दिया जाता है। बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो आम जनमानस के लिए उसमें दिक्कतें महसूस होती है। वहाँ तो रैली का कल्चर भी नहीं है। रैली कल्चर नहीं है? नहीं, रैली कल्चर नहीं है। वहाँ सिर्फ एक हस्टिंग बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। जैसे अगर अभी हमारे जो रिसेंट में चुनाव हुए थे उसमें जो हमारे ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री थे और जो ओपोजिशन के कीर स्टारमर लेबर के जो लीडर थे, उनका क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था। तो पब्लिक ने पूछा था, वो एक हॉल में हुआ था और उसमें लिमिटेड ये था कि भाई लिमिटेड बंदे आएंगे, आप अगर आपके पास है या आपने टाइम पे रहते बुक की है टिकट, तो वो लोग ही अंदर गए थे। तो उसमें कोई ऐसी नहीं थी कि भाई 2 लाख की पब्लिक आएगी या भाई बाहर गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो वहाँ की मीडिया भी है वो दोनों को, मान लो 4 पार्टी है 5 पार्टी, जितनी भी वहाँ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनको सेम टाइम दिया जाता है और उनकी सेम ब्रॉडकास्ट होती है, किसी का पक्षपात नहीं होता। तो इंडिया की तरह गोदी मीडिया टाइप की चीज़ नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल और सीधा आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। जिस तरह से आपने यूके की पॉलिटिक्स के बारे में बताया, निश्चित तौर पे ये आकर्षित करती है हर पॉलिटिशियन को, हर नागरिक को, कि अब मन करता है कि साफ सुथरी अच्छी राजनीति भारत में भी होनी चाहिए। और भारत में, हालांकि भारत में राजनीति हमेशा बेहतर रही, दुनिया के सबसे अच्छे संविधान में से एक भारत का संविधान है और भारत अच्छे तरीके से हमेशा से आज़ादी के बाद से डेवलपिंग रूट पे या पाथ पे अग्रसर है, चल रहा है। उसके बावजूद एक वैक्यूम इस तरह का देखा गया कि राजनीति में शुचिता नहीं है। और जब आप जैसे लोग जो विदेश में राजनीति कर रहे हैं, कभी मन नहीं होता कि इंडिया में आके इंडिया के लोगों के लिए भी राजनीति करें? देखिए प्रदीप जी, क्योंकि सिस्टम बदलना तो जरूरी है। सिस्टम बदलना जरूरी होता है। पक्षी कितनी भी बड़ी उड़ान भर ले, कितनी भी ऊंचाई पे चला जाए, लेकिन रात को घोंसले पे जाता है। तो बिल्कुल मेरा मन करता है कि भाई मैंने जो चीज़ वहाँ 15 साल में समझी है, सीखी है, मैं उसको अपने गांव में या जहाँ मैं जिस शहर में रहा हूँ वहाँ पर उसका इम्प्लीमेंट करूँ और कुछ सुधार करूँ। लेकिन भारत की राजनीति को विदेश की जो राजनीति की तरह लेके आना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता, जो तुम एक दारू की बोतल या 2 किलो अनाज या 500 रुपए के चक्कर में अपनी वोट बेच रहे हो, तुम आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रहे हो। जब तक उनको ये बात नहीं पता होगी कि तुम एक बोतल के चक्कर में अपने आने वाले जो बच्चा है उसकी दूध की बोतल छीन रहे हो, तो जब तक ग्राउंड लेवल पे लोगों की सोच मजबूत नहीं होगी, तो जब तक हिंदुस्तान की राजनीति को कोई नहीं बदल सकता। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भाई राजनीति में अच्छे युवा, पढ़े लिखे और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को आगे आने की जरूरत है। और ये पहल तो करनी पड़ेगी, लोग करनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों का आप देखेंगे, अभी जैसे मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ तो उसमें आता है कि भाई फलाना टिकटार्थी ये है, बगावत कर देगा। और यहाँ क्या है कि एक रेस लगी हुई है, मतलब एक सीट के पीछे 50 बंदे दौड़े दौड़े चले आते हैं। यहाँ आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स नहीं है। आइडियोलॉजी की नहीं है, यहाँ तो कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा है कि भाई इस गोत्र के वोट इतने हैं, इस गोत्र के, इस जात के वोट इतने हैं, इस जात के इतने, तो उस हिसाब से फिर टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। अभी अगर आप बात करें, मान लो कोई भी युवा राजनीति में आना चाहता है, वो किसी भी दल के साथ जुड़ के काम करना चाहता है, लेकिन फिर उसी दल में उसके प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। फेयर तो विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी वो पॉलिटिक्स कर ही नहीं पाता। अब मैं यहाँ हरियाणा की राजनीति की बात करूँ या पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की बात करूँ, तो अगर आप लोकसभा में हम बात करते हैं तो लोकसभा में भी हमारे शायद 500 कितने मेंबर, 526 कितने, 543 सॉरी 543 हमारे लोकसभा मेंबर हैं। लेकिन आप अगर किसी भी न्यूज़ चैनल में कोई सेशन चलता हो या कुछ भी चलता हो, मुश्किल से सिर्फ 15 या 20 बंदे ही फ्रेम में रहते हैं, बाकियों को तो सवाल पूछने तक का टाइम भी नहीं मिलता। और यही सब विधानसभा में आता है। तो क्या है, जो सत्ता है ना वो कुछ चुनिंदा लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। नए युवा को मौका देना मुझे नहीं लगता कि वो जायज समझते हैं, क्योंकि कुछ युवा, अब मैं रोहतक का एग्जांपल लूँ, हमारे लोकल एमएलएज का लूँ, वो सारे 6-6, 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं और कोई ऐसा विकास देखने को भी नहीं मिलता है। कई विधायक तो ऐसे जिनके अपने गांव में पीने के पानी की समस्या है। जी बिल्कुल है। उनके
गांव में पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, मेडिकल की समस्या है। तो ये बात प्रदीप जी, हम जो बात हम कर रहे हैं ना, ये उन मेरे को लगता है लोकल मतदाताओं को सोचना चाहिए क्योंकि उनको पार्टी से ऊपर होके। लेकिन देखिए रोहित जी, ये भी तो एक जिम्मेदारी है। अगर कोई नहीं सोच पाया है अब तक, तो उनको उस तरफ लेके जाना, उनको दिशा दिखाना, बताना, ये भी तो एक जिम्मेदारी का काम है। देखिए, ये सोच कब डेवलप होगी? जब आप एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में होंगे। अच्छे एजुकेशन सिस्टम किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। तो अगर सरकार वो एजुकेशन सिस्टम डेवलप ही नहीं कर पा रही तो वो माइंड सेट डेवलप होगा ही कैसे? अब आज का युवा, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो वो जब वो टिकट मांगने जाते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि अभी तुम इस लायक नहीं हो। ये मैं रोहतक यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, 2004 से मैंने वहाँ की छात्र राजनीति भी देखी है। तो जो स्टूडेंट आज की डेट में झंडे उठाने हैं ना, अगर वो किताब उठा के अपने हक की बात जिस दिन शुरू कर देंगे ना, वो जिस लीडर के साथ वो लगे हुए हैं, अगर उस लीडर से ये पूछने लग जाए कि जब आप सत्ता में आओगे तो युवाओं के लिए क्या करोगे, तो उनकी जवाबदेही खुद पे खुद बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमारा युवा सिर्फ ये सोचता है कि भाई मैं इसका वर्कर हूँ, और कल न मैंने कोई पुलिस वाला पकड़ेगा तो यो फोन कर देगा, कल न मेरा कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी का सड़क का आ जाएगा तो यो मैंने दिलवा देगा। वो यही नहीं सोच रहे कि हमें जनरेशन चेंज करनी है, या फिर किसी सरकारी नौकरी में बस वो समाज सुधारने की कोई राजनीति नहीं है। अब हमने शुरुआत में जैसे बात की थी रोहित जी कि हम ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकें, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप भी जब भारत से विदेश में गए होंगे, शायद पढ़ाई के लिए गए होंगे, है ना, उसके बाद आपका बार बार मन ये किया कि आप वापस आए, और आप आते भी रहते हैं। बहुत से युवा ऐसे हैं जो एक बार चले गए और उनको वहाँ का लाइफस्टाइल पसंद आ गया, और वहाँ क्योंकि काम का ज़्यादा पैसा भी मिलता है और जीवन स्तर अपने आप ऊंचा हो जाता है, तो वो फिर वापस लौट के नहीं आते। ये तो सीधा नुकसान भारत का ही है, देश का ही है जी। ये हमारे सिस्टम का नुकसान है और हमारे सिस्टम ने ही इसको पैदा किया है जी। ये बात मैंने आज तक ना मेरे से किसी ने पूछी, तो आप पहले व्यक्ति है जिसने मेरे से ऐसा सवाल किया कि ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। अब प्रदीप जी, हिंदुस्तान में जो बच्चा 12वीं करता है, उसका अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उसका एक ही सपना होता है कि वो IIT में एडमिशन ले। और IIT हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। और बच्चे यहाँ मैं देखता हूँ, मतलब अगर आप पश्चिम बिहार जाए, पंजाब विभाग जाए, इतने इतने इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग सेंटर बने हुए, कोचिंग सेंटर बने हुए, वहाँ पे बच्चा, और उसकी बिल्कुल ना के बराबर फीस है IIT इंस्टीट्यूट की, अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से मुकाबला करेंगे। क्या होता है, हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है कि बच्चा पहले तो फ्री के एजुकेशन के नाम पे IIT में चला जाता है। जैसे ही वो IIT कंप्लीट करता है, जो उसके अंदर टैलेंट है, बाहर की कोई भी बड़ी कंपनी आती है और उसको एक अच्छा सा ऑफर देके उसको लेके चली जाती है। तो वो टैलेंट, आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान के कब और कैसे काम आएगा? पहली बात तो ये है। मैं तो ये चाहता हूँ जो IIT IIM में जो बच्चे पढ़ते हैं, पहले उनका एक लॉ बने कि भाई तुम, हम यहाँ ना की बराबर फीस में पढ़ तो जाते हो, लेकिन काम करते हो विदेशी कंपनियों के लिए। तो जैसे आपने देखा होगा, इजराइल वगैरह बहुत सारे देशों में होता है कि हर एक को एक आर्मी ज्वाइन करनी होती है या लोकल कोई सर्विसेज करनी होती है। तो अगर IIT और IIM का हम सदुपयोग अपने देश में करेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। तो आपका सवाल तो ग्रामीण अंचल का था कि जो बाहर विदेश में जाना चाहते हैं। हाँ, बहुत से लोग ग्रामीण अंचल से तो विदेश जाने का ऐसा सपना है, डोंकी के जरिए वो जाते हैं, और फिर मतलब बहुत से लोग उसमें देखिए दुख भी होता है, कहते हुए कि जान गंवा देते हैं। नहीं, अभी पिछले साल कनाडा में कोई बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही थी, गुजरात की पूरा परिवार 4 सदस्य बर्फ में धक्कर मर गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्रदीप जी, ब्रेन ड्रेन ऐसा नहीं है कि ग्रामीण अंचल से ही हो रहा है, ब्रेन ड्रेन एक अच्छे तरीके से भी हो रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया कि IIT करने के बाद कितने बच्चे ऐसे जो हिंदुस्तान में रहकर काम करते हैं। दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पे चर्चा करनी इसलिए भी जरूरी है, और रोहित जी से खासकर इसलिए क्योंकि रोहित जी ने ग्रामीण अंचल में रहते हुए विदेश भी गए, वहाँ अपने आप को स्थापित भी किया और वहाँ की राजनीति में खुद को एक पहचान भी दिलवाई। और उसके बाद क्योंकि जड़ें जहाँ से होती है वहाँ लौट के आना होता ही है। रोहित जी ने बताया कि
कितनी भी ऊंची उड़ान पक्षी क्यों ना भर ले, लेकिन वापस घोंसले पे ही आता है। तो जब मन इनका करता है तो ये वापस अपने देश भी आते हैं और लोगों से बात भी करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में भले ही थोड़ा हो, धीरे हो, लेकिन परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन हो सके। रोहित जी, आपको लगता है आने वाला टाइम ऐसा होगा जब अपने देश का युवा समझने लगेगा कि यहाँ भी वो उसी तरीके से कर सकता है? देखिए, बिल्कुल कर सकता है प्रदीप जी। देखिए, हिंदुस्तान, अगर किसी आदमी के अंदर टैलेंट है तो सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में कमा सकता है। अगर आप देखेंगे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की, वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहती है? क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें हर तरह के लोग मिलते हैं, गरीब से गरीब, मध्यवर्गीय, अमीर और जो हाई क्लास है। तो अगर टैलेंट है किसी बच्चे में तो वो हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी तरीके से अपना भविष्य सुरक्षित, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी तो इसको मार्केट बोलती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य फिर वही आ जाता है कि हमारा सिस्टम हेल्पफुल नहीं है। अगर मेरे को कोई अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है या मुझे कोई कागज बनवाना है तो वो जो धक्का मुक्की है वो बंदा हराश होकर सोचता है कि यार यहाँ पे रहने दो, बाहर जाते हैं तो फेयर सिस्टम है। तो अगर आपको ब्रेन ड्रेन रोकना है तो पहले आपको सिस्टम ठीक करना होगा। सिस्टम ठीक करना। अभी ब्रेन ड्रेन क्यों होता है? मैं किसी बड़े साहब से मिला था और मैं वहाँ इंडियन हाई कमीशन के भी प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ हमसे पूछा जाता है कि हम इंडियन स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प करें। तो प्रदीप जी, सबसे पहले यहाँ हिंदुस्तान की सरकार को एक रूल बनाना चाहिए कि यहाँ जो बाहर लगा रहता है ना, विदेश में जाइए, बिना पैसे जाइए, वर्क वीज़ा लगवाइए, PR पाइए, यहाँ पर एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो लाइसेंस्ड हो, जिनकी जवाबदेही हो कि भाई तुम किस बिहार पे कैसे भेज रहे हो। यहाँ पे एक ऑडिट सिस्टम हो कि भाई हाँ तुम्हारे पास वो सब चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। यहाँ तो क्या है कि कोई भी, अब रोहतक चले जाए, झज्जर चले जाए, हर बस अड्डे पे, हर एक फेमस जो शहर की जगह वहाँ लिखा होता है कि विदेश में जाए गारंटीड PR पाए, लेकिन वो सिर्फ एक दुकान और बोर्ड लगा कर बैठे। कोई उनसे पूछने वाला हो कि तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है और तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम बाहर भेज सकते हो। तो अगर हमारा सिस्टम थोड़ा सा इसको ढंग अच्छे तरीके से करे तो हम इस ब्रेन ड्रेन को रोक सकते हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम इतनी लंबी चर्चा कर चुके, राजनीति पे भी कर चुके, व्यवस्था पे कर चुके, ब्रेन ड्रेन पे कर चुके। आप UK में रहते हैं, हमारे दर्शकों को अब तक ये जिज्ञासा बड़ी उभर चुकी होगी कि आखिर रोहित अहलावत कौन है, कहाँ रहते हैं, कब इन्होंने बाहर जाने की सोची और फिर बाहर गए तो कैसे गए, स्टडी वीज़ा पे गए, फिर इन्होंने वहाँ रह के क्या किया, कितना वक्त हो चुका है इनको वहाँ रहते हुए, कुछ परिचय अपना एक। प्रदीप जी, मेरा जन्म धांधलान गांव का है, डेरी हल्का, जिला झज्जर, और मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ, किसान परिवार से संबंध हूँ। और मैंने 12वीं बहादुरगढ़ शहर में की थी। ग्रेजुएशन मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी कॉलेज से की थी, इंग्लिश ऑनर्स, और बाद में मैंने MBA की थी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना अम्बाला से। फिर जब मैं वहाँ MBA कर रहा था तभी वहाँ एक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में आई थी, तो जिनका एक प्रोग्राम था डुअल डिग्री प्रोग्राम कि आप 1 साल यहाँ करेंगे और 1 साल वहाँ करेंगे और आपको दोनों डिग्रियाँ मिलेंगी। तो मैं 2009 में इंग्लैंड गया था और एज ए स्टूडेंट ही मैं वहाँ गया था। और वो बहुत ही बुरा दौर था इकोनॉमिक के हिसाब से, क्योंकि रिसेशन का दौर था। फिर मैंने वहाँ पे अपनी पहले पढ़ाई पूरी की, फिर 2 साल का मुझे वर्क वीज़ा मिला जिसको PSW बोलते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। लेकिन हालात इतने बदतर थे कि वहाँ पर जॉब उस टाइम पे भी नहीं थी। फिर मैंने एक बार मन किया कि मैं हिंदुस्तान भी वापस आया, हिंदुस्तान में भी मैं रहा। फिर लेकिन मेरी किस्मत में, या मेरे अगर लकीर में बोलूँ तो इंग्लैंड लिखा था, मैं वापस चला गया। फिर वहाँ मैंने जॉब की, फिर एक अपना बिजनेस वीज़ा लिया, अपना कारोबार शुरू किया छोटा, अब मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता, तो छोटा सा एक कारोबार सेट किया। और मैं 2019 से वहाँ की राजनीति में आ गया था। तो 2019 से पहले मैंने 2017 में हमने मिलकर एक संगठन बनाया, जाट समाज UK करके एक संगठन बनाया। फिर हरियाणियों को वहाँ पे इकट्ठा किया। मैं इसके बारे में बात करूंगा, आपका परिचय होने के बाद करूंगा, क्योंकि यही सवाल मेरे मन में था, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि आपका अब परिचय जो शुरू होगा वो ना केवल बोरो काउंसलर के तौर पे। दोस्तों आप पहले शुरू कीजिए, आप अंत कीजिए। हाँ, तो 2019 में मैंने एक पार्टी की, वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्यता ली थी। तो फिर जो
मेरा पहला चुनाव आया 2023 में, मैं वहाँ टाउन काउंसलर बना। 24 में मैं वहाँ बोरो काउंसलर बना। और अभी पिछले महीने ही जो मेरी एमपी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पे मैं डिप्टी चेयरमैन अपनी पार्टी का बना हूँ। डिप्टी चेयरमैन आप बने। जी जी। ये आपका परिचय हो गया। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ, जो रोहित जी ने कहा ना कि कितनी भी ऊंचा उड़ जाए वापस घोंसले पे आता है, जड़ों से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेशक से ये बेरी हलके में इनका गांव पड़ता है, हरियाणा से जुड़े हुए हैं और बेशक से ये बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन उन जड़ों को इन्होंने छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा हुआ है और जकड़ के रखा हुआ है, ये कहें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ पे ये अपने समाज के अलग अलग मौक़ों पर कार्यक्रम करवाते हैं। और इतना ही नहीं, एक हरियाणवी में ना एक बहुत ही तगड़ा आहार जिसे बोला जाता है, बहुत बेहतरीन आहार बोला जाता है, चूरमा। जी जी। आप चूरमा दिवस भी मनाते हैं, आप वहाँ पे हरियाणियों के लिए अलग अलग कल्चरल इवेंट्स भी रखते हैं और हरियाणा डे भी मनाते हैं। आप जड़ों से वहाँ ज़बरदस्त तरीके से जुड़े हुए और आपने वहाँ संगठन भी बना रखा है। जी, तो अभी हमने पहला अंतर्राष्ट्रीय चूरमा दिवस बनाया था, तो आप भी उसमें जुड़े थे। तो देखिए क्या है कि प्रदीप जी, हम हिंदुस्तान में रह के क्या करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को अपनाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पास्ता पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, हम वेस्टर्न यूनिफॉर्म डालना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि आप ये सब करो क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। लेकिन अब हम बाहर रहते हैं, अब जो आपका बेटा, मेरा बेटा 7.5 साल का है, उसको ये पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली में है क्या। वो वहाँ पैदा हुआ है, वहाँ का कल्चर वो अपने आप देख लेगा, वहाँ का खान पान देख लेगा, वहाँ की भाषा समझ लेगा। तो वो एक माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि उसको जड़ से जोड़ के रखे, उसकी जड़ें मजबूत हो। तो इसलिए ये सब मैंने शुरू किया कि अगर मुझे वहाँ रहना ही है तो आने वाली पीढ़ी को क्यों ना हम जो हमें विरासत में मिला है उसको आगे तक लेके जाए। और वो करने में आपको सुकून भी मिलता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है। अगर मुझे कोई हिंदी बोलने वाला, हरियाणवी बोलने वाला मिल जाए तो मेरी इंग्लिश गायब हो जाती है। वापस उसी सवाल पे आते हैं रोहित जी। देखिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अच्छे लोगों को तो आना पड़ेगा जी, और राजनीति को दुरुस्त करने के लिए भी अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। जो लोग राजनीति को गंदगी कह के उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, वो देश के साथ, देश के विकास के साथ भी अन्याय करते हैं। सीधा सवाल है, मन बनता है, करता है भारत की राजनीति में लौटने का? जी बिल्कुल मन करता है। और क्योंकि मेरा जन्म यहीं का है, मैंने पढ़ाई यहीं की है, तो मैं यहाँ के मुद्दों से भी वाकिफ़ हूँ। और दूसरा क्या है कि पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा में आप 100% मतदान कर दो, क्योंकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो मतदान ही नहीं करता है। जिसका फायदा यहाँ पे, जो मैं बोलना चाहूँ, जो जिसको पॉलिटिकल समझ नहीं है ना, आजकल वो लोग मतदान कर रहे हैं, और जिनको पॉलिटिकल समझ है वो कह रहे हैं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर उसी सवाल पे आते हैं कि यहाँ आने का मन करता है। देखिए प्रदीप जी, किसका मन नहीं करता वापस घर आने का? मेरा मन करता है कि मैं यहाँ वापस आऊँ, और जो मैंने 15 साल में पाया है राजनीतिक तौर पर या भाई पढ़ाई के तौर पर या कल्चर के तौर पर, अगर मुझे कभी भी मौका मिलेगा भविष्य में तो मैं जरूर आऊँगा। कभी भी मौका मिलेगा भविष्य में तो जरूर आएंगे, रोहित जी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सिस्टम को और मजबूती के साथ काम करना होगा। युवाओं को देश में रखा जाए और युवाओं से देश में बेहतर काम लिया जाए, इससे देश का विकास सुनिश्चित होगा। दोस्तों, आपको ये शो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि रोहित अहलावत जी जैसे बुद्धिजीवी लोगों से मुलाकात होना अच्छा लगता है, बातचीत करना अच्छा लगता है। और इससे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कंपैरिजन करने में भी, एक तुलनात्मक अध्ययन करने में भी हमारा सहयोग करती है। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े। दोस्तों, शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका चैनल है, आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।